Good evening, Virendra. Good evening, everyone. I have been waiting for the students to join. As you are the first one, let's start the class. Okay? All right. So, as you know, we have completed the chapter photosynthesis and respiration. Okay? So, we have completed those. ठीक है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है कमिंग टू द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. Okay, so NTA has removed the chapter of transport in plants, so that's why we are not doing that chapter. We have completed photosynthesis and respiration. We will be doing plant growth and development. Mineral nutrition is also deleted from the need syllabus. So if we complete this chapter, we will be finishing off with the plant physiology. ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा, हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे एनिमल फिजियोलॉजी. ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यूजुअली देखो बेटा, इस पार्ट से क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते हैं, अगर आता भी है तो एक ज्यादा से ज्यादा दो आते हैं. ठीक है, तो दो ही आते हैं. अगर ज्यादा मैं बताऊं तो ज्यादातर क्वेश्चंस ना राइज होते हैं फोटोसिंथेसिस से, रेस्पिरेशन से. बट इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इफ यू टेक आउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखोगे तो आपको क्वेश्चन सारे कहाँ से मिलेंगे, किस पार्ट से मिलेंगे? प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से मिलेंगे. ठीक है, सो दैट 5 ग्रोथ हार्मोन्स व्हिच विल बी स्टडी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ठीक है, तो बेटा वी विल बी फिनिशिंग ऑफ दिस चैप्टर इन 2 क्लासेस. आज एक क्लास, कल एक क्लास. कल फ्राइडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. सैटरडे को इस चैप्टर का हम लोग Q&A करेंगे. फ्रॉम मंडे विल बी स्टार्टिंग विद द एनिमल फिजियोलॉजी. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे बेटा? विल बी स्टडिंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी डूइंग टुमारो. ओके, जहां पे ग्रोथ के बारे में है, जहां पे द मेरिस्टेमेटिक टिप के बारे में है, जो द रूट टिप, द शूट टिप. ओके, देन कमिंग विद द ग्राफ्स दैट अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, तो ये सारे ग्राफ्स. एंड देन कमिंग टू डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, दीज थिंग्स विल बी डूइंग दैट टुमारो. वो कल करेंगे. ठीक है, आज हम लोग प्योरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. क्लियर? सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर, लेट्स अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स. ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जब हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, सो यू ऑल नो बेटा, सबको पता है जो प्लांट्स हैं, ओके, उनके कोई ना कोई डिसेंडेंट्स होंगे, है ना? तो बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके 10th स्टैंडर्ड में. आपने क्या पढ़ा होगा आपके 10th में बेटा? यू हैव स्टडीड दैट एंजियोस्पर्मिक. एक सेकेंड. ओके, ओहो, ओके, give me a second, give me a second. Give me a second बेटा. There is some wrong with my pen. I don't know क्या हुआ है इसको. See, we can never, depend on these electronic pens. I personally, like teaching in the chalk and board. कि जो हमारा chalk and board होता ना, उसमें मुझे पढ़ाने के लिए मतलब personally पसंद आता है. I don't know what's wrong with this. एक second. Okay. चलो कोई बात नहीं, हम लोग पेन को हटाएंगे, हम लोग इसमें ही कर लेंगे. चलो, सो व्हाट वी वर स्पीकिंग बेटा, हम लोग बात कर रहे थे प्लांट्स का.
So, as you know, you have studied in your 10th standard that angiospermic plants have double fertilization. Okay, तो what is double fertilization? आपने देखा होगा उसमें क्या होता है बेटा? There will be सिंगैमी. ओके, तो सिंगैमी होती है एंड फिर ट्रिपल फ्यूजन. ओके, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, तो इन दोनों को मिला के कहते थे डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, सो डबल फर्टिलाइजेशन called it as double fertilization. तो सिंगेमी में क्या होता था? यूजुअली इन सिंगेमी यू विल बी सीइंग ओके मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, दैट इज एग. मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता था टू गिव अ जाइगोट. ठीक है, तो सिंगेमी में क्या होता था बेटा? आई एम ट्राइंग टू राइट दिस इन माउस. आई डोंट नो, समथिंग इज रॉन्ग विथ माई पेन. ओके, चलो. तो सिंगेमी में देयर वाज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and the female gamete, that is egg, to give the zygote. इससे zygote बनता था. तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता था? You all know in triple fusion that was the fusion of male gamete with the polar nuclei. ठीक है, जो आप देखते हो ना एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो सेंटर में होते हैं वो दो पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, उनके साथ फ्यूजन होता है मेल गैमेट का टू गिव द एंडोस्पर्म. ठीक है, टू गिव द एंडोस्पर्म. ऑलराइट. तो एंडोस्पर्म इज अ नरिशमेंट. इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग जाइगोट. जो जाइगोट डेवलप होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द ग्रोथ. ओके, सारा जो ग्रोथ होना है ना, देखो बेटा जाइगोट क्या है? एक डिप्लॉइड सेल है. जाइगोट एक डिप्लॉइड सेल है. ये क्या करेगा? फिर ग्रो करेगा. ग्रो कैसे करेगा? इट विल इंक्रीज इन द मास एज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज. नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे. जब सेल्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी. ठीक है, तो अब ये जो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, दिस कीप्स ऑन डिफरेंशिएटिंग. ओके, द वर्ड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं, ओके, फॉर दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक, बेटा मेरिस्टेमेटिक सेल्स और दो सेल्स हु हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो हैं जिनके पास डिवाइड करने की क्षमता है, कैपेसिटी है. ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा? जहां पे भी ग्रोथ होती है या कहीं पे भी एक टिप का डेवलपमेंट होता है, कोई भी एक शूट टिप हो गया, रूट टिप हो गया, तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो डेवलपमेंट दिखाते हैं. ओके, शूट टिप में शूट बनाता है, रूट टिप में रूट का डेवलपमेंट करता है. तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से क्या होगा? ये सेल्स डिवाइड करेंगे टू बिकम द परमानेंट सेल्स. तो क्या हो गया यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स से जो परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन. तो ये जो परमानेंट सेल्स हैं, ये क्या करेंगे? दे हैव द पर्टिकुलर जॉब और फंक्शन टू परफॉर्म. ठीक है, अगर वो कोलन कैमा है तो वो लिविंग सेल है, उसके साथ साथ वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. ओके, अगर सेल स्क्लीरन कैमा का होगा, कोई फाइबर या स्क्लीरिड होगा, तो वो क्या होगा बेटा? इट विल बी डेड सेल. ओके, उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो डेड हो जाएगा. इट विल प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट. ओके, अगर फाइबर या स्क्लीरिड हो गया तो. अगर डिफ्रेंशिएट होके जो परमानेंट टिश्यू या सेल बना है वो पैरेन्काइमा है, तो वो क्या होगा? आइदर फोटोसिंथेसिस करेगा, स्टोरेज करेगा, सेक्रीशन करेगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें करता है. तो what I'm trying to say is when we were talking about the growth, तो ग्रोथ शुरू होती है एक डिप्लॉयड सेल जाइगोट से. जाइगोट से शुरू होके उसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनते हैं. इट विल कन्वर्ट इनटू अ बॉल ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड देन दोज मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू a group of tissues where there are specific tissues or cells which have the particular function to perform. ठीक है, उनके पास कोई ना कोई फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए. बट आपने पढ़ा होगा प्लांट्स के जो सेल्स हैं वो डिफरेंट है ना. नॉट में फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने देखा है पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा, स्क्लीरेनकाइमा. ठीक है, वही आप एनिमल सेल्स में देखोगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स. ओके, तो सार्कोमा सेल्स, तो ये सारे आते हैं एनिमल में. तो दे आर डिफरेंट, प्लीज डू रिमेम्बर दैट. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट से डेवलपमेंट करके एक अल्टीमेटली पूरी प्लांट की बॉडी बनती है. ठीक है, that's what they're trying to tell here. Zygote develops into a mature plant through the growth and differentiation.
ठीक है, ग्रोथ वर्ड यहाँ पे किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? विद द नंबर ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स। बेटा ग्रोथ वर्ड आप पहली बार नहीं सुन रहे हो, अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में भी ग्रोथ के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पे भी अपने ग्रोथ का जाना है। ओके, आई हैव टोल्ड यू देयर आल्सो। तो ग्रोथ क्या है? अल्टीमेटली मास का इंक्रीज होना, ओके, नंबर, यू नो, सेल्स का नंबर इंक्रीज होना, अल्टीमेटली ग्रोथ इन द मास, ठीक है, द ट्विन कैरेक्टर्स, आई होप यू रिमेम्बर। तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? जो डिवाइडिंग सेल्स थे वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स में कन्वर्ट होता है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल कन्वर्ट इन परमानेंट सेल्स and those permanent cells have the particular function to perform, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद हमको क्या मिलेंगे? रूट के सेल्स, लीफ के सेल्स, ब्रांचेस होंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, एंड देन इट लीव इट्स लाइफ। ये सारी चीजें होंगे, वो प्लांट जिंदा रहेगा, अपना फंक्शन करेगा, जिस जिसका काम क्या है वो करेगा। अब जैसे समझो फ्लावरिंग हो गई, ठीक है, फ्लावरिंग ने क्या किया? फ्लावर देखो डार्क कलर्स होते हैं, उसमें अरोमा होती है, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें क्या करेगा? पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा, ये फ्लावर का फंक्शन है। पॉलिनेटर का अट्रैक्ट हो जाने के बाद क्या होगा? तो देर विल बी पॉलिनेशन, ओके, द ट्रांसफर ऑफ स्टेमन, या फिर आप समझ लो पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा, सो पोलन ग्रेन विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फीमेल, ठीक है, फीमेल फ्लावर, जहां पे स्टिग्मा होगा वहां पे पॉलिनेशन प्रोसेस होगी, एंड देन अल्टीमेटली विल बी सीइंग द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद आपको फ्रूट मिलेगा, ठीक है, सो विल बी सीइंग द फ्रूट, एंड इनसाइड द फ्रूट्स देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सीड्स। ये सारा एक लाइफ का प्रोसेस है इन द प्लांट्स, ठीक है। सो ये सब हो जाने के बाद आप देखोगे अल्टीमेटली अगर किसी ने लिया है, मतलब यू नो प्राण लिए हैं, कोई जिंदा है, तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन मरेगा जरूर। सो यहाँ पे क्या होगा? दे विल इवेंचुअली डाई, ओके, दिस इज नॉट applicable for just plants but also animals, ठीक है। so growth is an irreversible permanent increase in size of an organ। बेटा जब हम ग्रोथ कहते हैं, आपको पता है ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ लो कोई मुन्ना है, ओके, छोटा सा मुन्ना, अब ये बड़ा मुन्ना हो गया, ओके, तो अब ये जो बड़ा मुन्ना बना है फिर इसको छोटा तो नहीं कर सकते हम लोग, है ना, क्योंकि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज, इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट और एनी ऑर्गन और एनी सेल, ठीक है। दिस इज होल्ड्स गुड फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। कोई छोटा बच्चे से बड़ा हो गया तो आप उसको वापस से छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। Now, it involves metabolic process that consume energy. Every living organism has a metabolism to perform. बेटा मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर नहीं होगा किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो आप कह नहीं सकते कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहूँ प्लांट्स में क्या होता है, बेटा आपने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, सन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो सोलर लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विल गेट द ग्लूकोज, ये फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। तो अब रेस्पिरेशन क्या हो रहा है? जो ग्लूकोज बना है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ग्लूकोज इज अ यू नो कार्बोहाइड्रेट, वो एक टाइप का फूड है प्लांट के लिए, ठीक है। तो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा नॉट जस्ट इन वन स्टेप बट सो मेनी स्टेप्स, एक स्टेप में नहीं होता। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, आप देखोगे बहुत सारे छोटे 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 स्टेप्स होते हैं, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस आता है, क्रेब्स साइकिल आता है, ईटीएस सिस्टम आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे प्रोसेसेस होके आपको अल्टीमेटली एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज एन एनर्जी करेंसी, है ना। तो ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं बेटा प्लांट्स में। अब मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, कोई वाटर का यू नो इम्बाइब हो रहा है, इम्बाइब कहते हैं उसको, इम्बिशन। तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का थ्रू द रूट्स, ठीक है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके, वॉट एवर द
changes or the processes that are occurring in plants that all indicates to a metabolic process. तो सारे metabolic process करने के लिए energy की जरूरत होती है. They consume energy in the form of ATP. बस इतना ही लिखा है इसमें. ठीक है, चलो तो ये इसका जो भी आगे वाला पार्ट है वो हम कल करेंगे प्लांट ग्रोथ का. ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. आई हैव टोल्ड यू राइट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, these plant hormones are also called as phytohormones. Please remember the word phyto, जहां पे भी आपको दिखने को मिलता है ना phyto, it refers to plant. Okay, तो phyto जहां पे आता है आप याद रखो वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, zoo आता है तो वो एनिमल को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मैं बताऊं phytoplankton, zooplankton. ओके, चलो नाउ तो क्या लिखा है यहाँ पे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. हु आर दोस? दीज आर सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ. देखो बेटा, प्लांट ग्रोथ तो होगा, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो कल बताऊंगी. अब जब प्लांट ग्रोथ होता है बॉडी में, ओके, तो उसको कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला होता है. ओके, तो उस रेगुलेट करने वाले को हम कहते हैं रेगुलेटर. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलेटर, बेटा अगर एक प्लांट ग्रो हो रहा है ना, तो उसके लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है. ठीक है, जैसे मैं बताऊं, कोई एक ग्रोथ हार्मोन है. ओके, एक हार्मोन की मदद से प्लांट का ग्रोथ डबल कर सकते हैं. ओके, समझ लो एक दिन में सिर्फ 1 मिलीमीटर बढ़ा है प्लांट, तो अगर हम उस प्लांट को थोड़ा सा हार्मोन देंगे तो इंड्यूस होगा ग्रोथ, एंड इंस्टेड ऑफ 1 मिलीमीटर दैट प्लांट माइट ग्रो अप टू 4 मिलीमीटर इन 1 डे. जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, तो ऐसे होगा इंडक्शन, या तो ग्रोथ इंड्यूस हो सकता है. ओके, या फिर हम कह सकते हैं कोई चीज को राइपनिंग करना. ओके, यू आर अ लवर ऑफ मैंगोस, समझ लो आपको मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है. ट्री में आपने देखा सारे हरे हरे मैंगोस हैं, जिसे कच्चा आम है, बट आपको पका हुआ आम खाने की क्रेविंग हो रही है, तो आप क्या करोगे, 4 आम तोड़ोगे, एक जो कार्टून बॉक्स होता है ना, उसमें रखोगे, कुछ न्यूज़पेपर्स डालोगे, उसके ऊपर इथाइलिन का पाउडर डाल दोगे. ओके, इथाइलिन इज एन अनदर ओके हार्मोन. ठीक है, तो वहां पे डाल के उसको बंद करके रख दो. इट इज एन राइपनिंग हार्मोन. इथाइलिन इज अ राइपनिंग हार्मोन. तो कुछ दिनों के बाद, 4-5 दिन के बाद, आपके जो मैंगोज हैं जो आपने डब्बे में डाल के रखे थे, वो राइपन हो जाएंगे. ठीक है, वो राइपन हो जाएंगे. तो आप क्या करोगे, आप वो आराम से मैंगोज को कंज्यूम कर सकते हो, आपकी क्रेविंग्स को खत्म कर सकते हो. लेकिन वही आप उसी प्लांट से तोड़े हुए आप प्लांट को देखोगे ना, मैंगो प्लांट, वहां पे बिल्कुल अभी भी अनराइपन ही रहेंगे. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्मोन इथाइलिन. ठीक है, तो ऐसे करके प्लांट ग्रोथ को या उनके अंदर होने वाले कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला, या फिर कम या फिर ज्यादा, या तो बहुत ज्यादा इंड्यूस करने वाला या डिमिनिश करने वाला, दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. कुछ ऑन करना, कुछ ऑफ करना, कुछ करना. ओके, द चेंजेस, दैट इज रेगुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करने वालों को हम कह रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ 2 ग्रुप्स. हमने 2 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है. एक होते हैं बेटा ग्रोथ प्रमोटर्स, एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, जो आपके प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाते हैं. मैंने बोला ना, एक दिन में 1 mm बढ़ता है, तो आप क्या करोगे, हार्मोन दोगे, 4 mm बढ़ाओगे. ओके, 4 mm. सो वो क्या होगा, प्रमोट करता है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है. तो प्रमोटर में कौन से एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, जैसे ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स. ठीक है, ऑक्सिन हो गया, गिबरलिन हो गया, साइटोकाइनिन, दीज आर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स. तो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज लाइक सेल डिविजन, एनलार्जमेंट, ट्रॉपिक ग्रोथ, पैटर्न फॉर्मेशन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, कुछ भी करना है. ठीक है, तो इन चीजों में जो भी मैंने लिखा है, इसको प्रमोट करना है, तो हमको ये 3 हार्मोन चाहिए. बेटा प्लीज डू रिमेम्बर, ये मैं इसीलिए करवा रही हूँ सबसे पहले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, दीज आर ग्रोथ प्रमोटर्स. तो इनहिबिट कौन करता है, ग्रोथ को इनहिबिट मतलब रोकने वाला. इनहिबिटर्स कौन है, फॉर ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन. बेटा डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ. डॉर्मेंसी का मतलब होता है रोकना. ओके, समझ लो बेटा, एक सीड है. ओके, एक सीड यहाँ पे लिया, एक हाथ में, दूसरा हाथ में एक सीड है. ठीक है, तो आपके इस हाथ में जो सीड है,
ये बिल्कुल एक्टिव सीड है, दिस इज नॉट डॉर्मेंट सीड, इट इज एक्टिव सीड। अब इस सीड को आप पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वो स्वेलअप हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये सीड जर्मिनेट करेगा, है ना, जर्मिनेट करेगा। एंड वो जर्मिनेशन आप अगर सॉइल में डालोगे तो प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो इसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। अब ये वाला जो सीड है, इसको आप कितना भी पानी में डालो कुछ नहीं हो रहा, मतलब इसमें जर्मिनेशन ही नहीं हो रहा। ये जो सीड है ना, इसने अपनी जर्मिनेटिंग एबिलिटी को लूज कर दी है, तो इसको हम कहते हैं डॉर्मेंट। ये डॉर्मेंट हो गया है, सीड जो है वो डॉर्मेंट हो गया, इट इज नॉट एबल टू जर्मिनेट नाउ। ओके, इसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी बेटा सीड में हो सकती है, बड में भी हो सकती है। बड मतलब जो टिप होता है ना, कोई भी शूट का टिप हो गया या रूट का टिप हो गया, जहां पे अभी अभी मतलब बढ़ रहा है, मतलब जो एकदम से छोटा जो ग्रोथ होता हुआ पार्ट होता है ना, हरा हरा लीफ, बहुत बारीक सा, तो वहां पे भी कुछ टाइम पे, जिसको हम बड कहते हैं, वहां पे भी आप देख सकते हो डॉर्मेंसी। ओके, तो डॉर्मेंसी मीन्स जहां पे वो इनएक्टिव हो जाता है। नाउ व्हाट इज एब्सिशन, बेटा लिख लो आप, एनसीईआरटी की बुक है सामने तो लिख लो। डॉर्मेंसी मीन्स व्हाट, डॉर्मेंसी इज नथिंग बट where the metabolic activity is halted। ओके, उसकी कोई भी सीड की जो एक्टिविटी है, उसकी ग्रोथ जो है, जर्मिनेशन प्रोसेस जो है, वो हॉल्ट करती है, स्टॉप करती है। ठीक है, एब्सिशन क्या है, एब्सिशन मीन्स इट एनी पार्ट वेयर देयर इज डिटैचमेंट विद द प्लांट। जैसे मैं बताऊं, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब क्या होता है बेटा, एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन हो गया, फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया तो यहाँ पे फ्रूट बनना चालू हो गया। अब जब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो जो फ्लावर के पेटल्स हैं, ओके, फ्लावर के पेटल्स जो हैं, सेपल्स जो है, वो क्या करते हैं बेटा, वो विदर ऑफ कर जाते हैं, फॉल ऑफ करते हैं। ठीक है, तो विदर ऑफ करते हैं। तो इसको विदर ऑफ कराना जरूरी है, क्योंकि बेकार में आप न्यूट्रिशन क्यों दे पेटल को, पेटल का काम क्या था, अट्रैक्ट करना पॉलिनेटर को, है ना। अट्रैक्शन पॉलिनेटर हो गया, हम हमारा फ्रूट भी बन गया, अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए फ्रूट पे, तो इनको गिरा रहे हैं। तो दिस प्रोसेस विदरिंग ऑफ इज एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स व्हाट, कटिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट। ओके, तो कोई भी एक प्लांट के पार्ट को आप निकाल रहे हो या कट कर रहे हो या छोड़ दे रहे हो, उसको अपने बॉडी से निकाल रहे हो, उसको कहते हैं एब्सिशन। ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है, क्योंकि बेटा प्लांट्स में आप देखोगे, अगर किसी चीज का अच्छा सा ग्रोथ कराना है तो आप कोई पार्ट को काटना पड़ता है। आई विल टेल यू एन एग्जांपल। अगर आपके कोई फैमिली में कोई गार्डनर होंगे या आपके पास कोई प्लांट्स होगा, तो आपने देखा होगा जो भी अभी जो बड़े वाले पत्ते हैं जो भी मरने को आ गए हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं बेटा, अगर आपकी मम्मी को पता है तो वो क्या करती है, उन प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं। ओके, उनको तोड़ देते हैं ताकि जो न्यूली ग्रो होने वाले बर्ड्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिले। अगर ये काम हम लोग नहीं करते तो प्लांट खुद करता है, मतलब इसको जिस पार्ट की जरूरत नहीं है प्लांट में, तो उस पार्ट को वो निकाल देता है। उस निकालने के प्रोसेस को बेटा हम कहते हैं एब्सिशन। ओके, इट इज ग्रोथ इनहिबिटिंग। कोई लीफ में अभी हमको नहीं चाहिए, लीफ ये मर के गिरना है, तो इसको इस लीफ के तरफ हम क्या भेजेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन भेजेंगे, ताकि इसमें कुछ ग्रोथ ना हो, कुछ कुछ भी डेवलपमेंट ना हो और ये गिर जाए। और वही एनर्जी और न्यूट्रिशन हम कहीं और यूज करेंगे, जैसे डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट में हो गया, फ्लावर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फॉर ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज लाइक डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन। ठीक है, तो डॉर्मेंसी में, एब्सिशन में ये इनहिबिटर्स का इस्तेमाल होता है। रेस्पॉन्ड टू एंड ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू वुंड्स, स्ट्रेस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक ओरिजिन। बेटा कई कबार क्या होता है ना, एक प्लांट है वो एकदम स्ट्रेस कंडीशन में आ गया है, मतलब एनवायरमेंट में बारिश नहीं है, एकदम धूप है, एकदम कड़कती हुई धूप, जलाने वाली धूप। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब ये न्यूट्रिशन इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा पत्ते बनाते रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर लॉस ज्यादा होगा, बेकार में अपनी एनर्जी बर्बाद होगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एबायोटिक स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंट में स्ट्रेस होता है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो तब क्या करता है प्लांट ना, इनहिबिट करता है उसके ग्रोथ को।
ओके, क्योंकि कंडीशंस अच्छे नहीं है, अगर मैं ग्रो करूंगा तो मेरी बेकार में एनर्जी यूज हो जाएगी। ओके, बेकार में जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्लांट में फ्लावर होगा या फ्रूट होगा, वो खराब हो जाएगा, उसका कोई आगे जाके कुछ बनेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में प्लांट क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो कौन से है इनहिबिटर्स? एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो ये जो 5 हॉर्मोन्स है बेटा, इनको गाड़ लो अपने सीने में, ठीक है, लिख लो। ओके, GAC। ओके, या फिर आप कुछ कैसे भी याद रख सकते हो, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, प्रमोटर, इनहिबिटर, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, अब ये जो इथाइलिन है ये फिट करता है दोनों ग्रुप्स में। क्यों? क्यों बेटा? ये वहां पे भी काम करता है, एक्ट्स एज अ प्रमोटर आल्सो, इट एक्ट्स एज अ इनहिबिटर आल्सो, बट इसका मेजर काम इनहिबिटर का है, तो इसीलिए हमने इसको इनहिबिटर के कैटेगरी में डाल दिया। किसको? इथाइलिन को। ठीक है, विल मूव अहेड। कमिंग टू फर्स्ट हार्मोन, अगर बेटा मैं बता रही हूँ आपको रिपीटेटिवली क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं से आएंगे, इसी 5 हार्मोन से आएंगे क्वेश्चन नीट में। चलो, तो चार्ल्स डार्विन, बेटा आपने सुना होगा, कौन है चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन इज अ पर्सन हु हैज कंट्रीब्यूटेड सो मच ऑफ वर्क, ओके, इन एवोल्यूशनरी स्टडी। तो जो भी एवोल्यूशन का स्टडी हुआ है, जो भी चेंजेस आए हैं हमारे एंसेस्टर्स से आपके लोगों में, तो वो जो भी एवोल्यूशनरी स्टडी है उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन्होंने एक थियरी दी है डार्विनिज्म। ठीक है, तो डार्विनिज्म दिया है, तो दैट पर्सन इज वेरी फेमस, आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, तो इन्होंने दोनों बाप बेटे ने मिलकर कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? कि जो कोलियोप्टाइल्स होते हैं बेटा, फॉर दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट इज कोलियोप्टाइल, ओके बेटा, आपने क्या करना है अभी आज इस क्लास के बाद, you have to go and check in the library, okay, the anatomy of monocot seed, okay, monocot seed का anatomy। तो बेटा क्या होता है, monocot seed के अंदर ना आप देखोगे वहां पे अल्यूरोन लेयर होता है, प्रोटीन का लेयर, अल्यूरोन लेयर, उसके अलावा आप देखोगे कोलियोप्टाइल, ओके, कोलियोप्टाइल होता है, एंड देन कोलियोराइजा। तो कोलियोप्टाइल जो है ना वो शूट सिस्टम को राइज करता है, जो कोलियोराइजा है वो रूट सिस्टम को राइज करता है। ठीक है, तो ये सीड के अंदर होता है कई कबार। सो ये जो कोलियोप्टाइल है वो शूट सिस्टम को राइज करता है। तो अब क्या होगा, तो शूट सिस्टम ग्रो हो रहा है विद द स्मॉल बडिंग्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो ये जो कोलियोप्टाइल है ये एक्सटेंड करता है। ओके, प्लांट मतलब अभी हो रहा है, सीड ने जर्मिनेट कर लिया, सीड के अंदर भी था कोलियोप्टाइल, अब जर्मिनेट होने के बाद जो प्लांट बना है उसमें भी कोलियोप्टाइल होता है कुछ टाइम तक, बाद में मेरिस्टेमेटिक से जब वो डिफरेंशिएट हो गया परमानेंट टिश्यू बनेगा, तो तब कोलियोप्टाइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रूट, सॉरी शूट। कोलियोप्टाइल है तो शूट, कोलियोराइजा है तो रूट। ठीक है, याद रखो। तो अब बात हो रही है कोलियोप्टाइल की, ओके, विच प्रोड्यूसेस द शूट सिस्टम। दोनों डार्विन वाले बंदों ने क्या किया, दे ऑब्जर्व द कोलियोप्टाइल्स ऑफ कैनेरी ग्रास responded to unilateral illumination by growing the light source, by growing towards the light source, that is phototropism. It was concluded that the tip of coleoptile caused the bending of entire coleoptile। तो बेटा यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, इसको हम कहते हैं फोटोट्रोफिज्म। मतलब जहां पे लाइट ज्यादा है उस तरफ हमारा जो टिप है, जो प्लांट का जो टिप है वो बेंड हो रहा है उसकी तरफ, इसको हम कहते हैं फोटोट्रोफिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोफिज्म मीन्स मूवमेंट। ओके, तो जहां पे लाइट है उसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो सिर्फ हमने क्या किया, टिप को लाइट भेजा बेटा। ओके, कोलियोप्टाइल का जो टिप है ना, सिर्फ उसको हमने इल्यूमिनेट किया, लाइट भेजा। तो अब थोड़ा टिप ऐसे बेंड हुआ, तो टिप ने क्या किया, सिर्फ टिप बेंड नहीं हुआ, उसके साथ साथ जो उसका स्टेम है, समझ लो मैं क्या बताऊं, उसका जो पूरा पार्ट है ना कोलियोप्टाइल का, वो सारा उसको लेके बेंड हुआ। समझ में आ रहा है? तो हमने एंटायर कोलियोप्टाइल को लाइट नहीं दिया, सिर्फ टिप को दिया, तो सारा जो पार्ट है कोलियोप्टाइल का वो सारा फोटोट्रॉफिक मूवमेंट के थ्रू इट हैज गॉट शिफ्टेड। तो ये ऑब्जर्व किया चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने, किस प्लांट के ऊपर, कैनेरी ग्रास के ऊपर। तो एंड टू बी प्रिसाइजली उन्होंने कोलियोप्टाइल्स के ऊपर फोटोट्रॉफिज्म ऑब्जर्व किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दैट नाउ। ठीक है,
So FW Wendt isolated auxin from the tips of coleoptile of oat seedling. जो ओट होते हैं ना, ओट्स आपने सुना होगा, ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम कराता है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, बहुत लोग कहते हैं। तो ओट का जो प्लांट है ना, तो उस ओट के कोलेप्टाइल से इस वेंट नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सिन को आइसोलेट किया। ये पहली बार हुआ था। ऑलराइट, देन ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो ह्यूमन यूरिन से भी हमने ऑक्सिन को आइसोलेट किया है। अब मुझे बताओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, मैम हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन यूरिन से क्या लेना देना है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप मुझे कल मैं पूछूंगी, इसका जवाब देना मुझे, अगर आप नहीं दे पाओगे तो मैं बताऊं, ठीक है। तो इज दैट ओके? जेनवी, मेदक, वीरेंद्र एंड भरत जीएस, एज यू नो वी आर स्टडिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे मैम ह्यूमन यूरिन का क्या काम है ना, ये आपको उठना चाहिए बेटा, ये सवाल तो उठना चाहिए डेफिनेटली आपके दिमाग में। अगर नहीं आया होगा तो बहुत बुरा लगेगा मुझे, ठीक है। चलो, तो वेंट ने क्या किया बेटा, आइसोलेट किया प्लांट से। कौन सा प्लांट? ओट का जो सीडलिंग होता है ना, मतलब छोटा सा ओट का बेबी जो होता है, उसके कोलेप्टाइल से ऑक्सिन को आइसोलेट किया वेंट ने। एंड ऑक्सिन जो फर्स्ट आइसोलेट किया था, वो आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से। ओके, ये आप मुझे कल बताना, ये आपका होमवर्क है। नाउ ऑक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसर्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन। मैंने बताया ना, जो कोलियोराइजा है या कोलियोप्टाइल जो है, ये क्या है बेटा, ये ग्रोइंग एपिसर्स हैं। ओके, स्टेम के हो गए, रूट के हो गए, तो ये इनके पास होती है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। जब ये डिफ्रेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, तो तब उनका पर्टिकुलर एक्शन होता है करने के लिए, फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए, तो वो करते जाते हैं, ठीक है। सो ये ऑक्सिन के बारे में कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया था। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, there are two types, one is natural, another one is synthetic. नेचुरल में आपको याद रखना है IAA एंड देन IBA, दो चीजें नेचुरल में। ओके, IAA क्या है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। IAA IBA दोनों नेचुरल है एंड प्लांट से आइसोलेट की गई हैं। सिंथेटिक वाले कौन है? NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D। ओके, यूजुअली इसको 2,4-D ही कहते हैं, बट आपको फुल फॉर्म याद रखना है 2,4-D का, ठीक है। सो डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऑलराइट, तो ये आपको याद रखना है, नेचुरल एंड देन सिंथेटिक टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स। नाउ तो मैम ऑक्सिन का फंक्शन क्या है? बेटा आपको एक चीज तो पता है, मैम वो क्या? बेटा आपको ये पता है, जो ऑक्सिन है वो ग्रोथ प्रमोटर है ना, ग्रोथ प्रमोटर है। तो फंक्शंस कैसे होंगे? कुछ प्रमोटिंग फंक्शंस होंगे मैम, है ना, ग्रोथ को इंड्यूस करने वाले फंक्शंस होंगे। यस बेटा, आपने करेक्ट सोचा। अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या दिया है। ओके, टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग फॉर प्लांट प्रोपगेशन। ओके बेटा, आपने अगर गार्डनिंग की है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट क्रिएट करते हैं जो स्टेम होता है उसके कटिंग से। बेटा मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आपने देखा होगा आपकी मदर ने, समझ लो बगल में एक आंटी रहती है नेबर, उनके घर में बहुत बढ़िया सा रोज का प्लांट है। आपकी मदर को भी फील हुआ कि हाँ भाई मेरे गार्डन में भी ऐसा रोज का प्लांट चाहिए, तो वो जाके उनके जो नेबर फ्रेंड है उनसे पूछेंगे आप मुझे एक स्टेम दोगे क्या, मैं प्रोपेगेट करूंगी। तो वो आंटी, जो नेबर की आंटी है, वो क्या करेंगी, तो एक रोज की जो प्लांट है उसमें से एक स्टेम ऐसा कट करके देंगी आपको। अब आप क्या करोगे, रूट के साथ नहीं है, आपके पास सिर्फ स्टेम है, आप उस स्टेम को क्या करोगे, सो करोगे, जैसे सीड सो करते हैं ऐसे मिट्टी में डाल के, उसको पानी वानी डाल के अच्छे से उसको प्लांट करोगे। अब आप देखोगे एक वीक के बाद आपने जो स्टेम डाला उसमें से भी लीव्स निकल रहे हैं, उसमें से भी फ्लावर्स निकल रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जो स्टेम की कटिंग है उसमें से रूट निकल रहा है एंड लीडिंग टू द इनिशिएशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग्स को प्रमोट करना, ज्यादा से ज्यादा फूल बनना, इसके लिए भी ऑक्सिन जरूरी है। टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली एजेस। बेटा एक प्रॉब्लम होती है कुछ प्लांट्स में, जैसे समझ लो जो फ्रूट्स एंड लीव्स हैं
वो बहुत अर्ली एज में गिर जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा फ्रूट का क्या होना चाहिए, फ्रूट अभी बना है प्लांट में, ये भी हरा होगा, अनराइपन है। अभी ये राइपन करेगा, वो राइप जब करेगा तो तब अगर इंसान है तो तोड़ के खाएंगे, अगर कोई खाने वाला नहीं है तो जो राइप फ्रूट जो है ये क्या करेगा, राइपन हो जाएगा, गिरेगा नीचे धरती के ऊपर। जब धरती में गिरेगा तो फ्रूट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, एंड जो सीड है, फ्रूट के अंदर जो सीड है वो क्या करेगा, जर्मिनेट होके एक नया प्लांट बनेगा। समझ में आ रहा है? अब ये नेचुरली ऐसा होता है प्रोसेस, बट कुछ केसेस में क्या होता है, अर्ली विदरिंग ऑफ फ्रूट हो जाता है, मतलब अभी मतलब डेवलपमेंट ठीक से हुआ नहीं फ्रूट का, गिर गया फ्रूट, लीफ देखो झड़ जा रहे हैं सारे, झड़ने वाले लीफ। तो ऐसे केसेस में ये हार्मोन क्या करता है, ऑक्सिन प्रिवेंट करता है ओके, अर्ली स्टेजेस में फ्रूट का या लीफ का गिरना, टूटना, खराब होना। ठीक है, ऑक्सिन ये काम करता है। प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स, मैंने बताया ना, प्रमोट करता है मतलब जिन फ्रूट्स की भी जरूरत नहीं है, जिन बेकार लीव्स की, मतलब जो बूढ़े हो गए लीव्स में, ओके, तो ऐसे लीव्स की भी जरूरत नहीं है, बेकार में उनको क्यों न्यूट्रिशन दिया जाए, तो इसीलिए क्या करना है, उनको रिमूव करना है। तो एब्सिशन को प्रमोट करता है इन ओल्डर लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टमेटोज। जिन बच्चों को नहीं पता पार्थेनोकार्पी क्या है, बेटा पार्थेनोकार्पी इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। आपको पता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, एंडोस्पर्म रहता है, तो वो जाइगोट क्या करेगा, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो फ्रूट बना, लेकिन हमारे नेचर में कुछ चीजें ऐसे हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जहां पे आप देखते हो फर्टिलाइजेशन के बिना भी फ्रूट बन रहा है। ऐसे फ्रूट्स को बेटा हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ठीक है, आप ये देख सकते हो बनाना में, पाइनएप्पल में। ठीक है, एक्चुअली पहले बनाना में सीड्स हुआ करते थे, बट हमने क्या किया, इन ऑक्सिन हार्मोन्स की हेल्प लेके हमने क्या किया, बनाना को ऐसे ही स्टार्ट कर लिया ग्रोथ करना, ओके, विद द हेल्प ऑफ पार्थेनोकार्पी। ओके, तो पार्थेनोकार्पी से अब हम लोग बनानास ग्रो करते हैं, पाइनएप्पल्स ग्रो करते हैं, वाटरमेलन। जो आप देखते हो ना, आपके जो पेरेंट्स के टाइम पे जो वाटरमेलन हुआ करते थे उनमें बहुत ज्यादा सीड्स होते थे बेटा, वाटरमेलन में लिटरली बहुत ज्यादा सीड्स होते थे। अब जब वाटरमेलन खाते हो उसमें बहुत कम सीड्स हैं। अब एक मैं बात बताऊं, आप अगर इसी टाइम पे मतलब 2023, अभी 4 आएगा, 24 आएगा मुझे पता है, बट इसी टाइम पे आप अगर यूएस में जाओगे या यूके में जाओगे, वहां का आप अगर वाटरमेलन निकाल के देखो तो आपको एक भी सीड नहीं मिलेगा। तो वो लोग मतलब बहुत आगे हैं। क्या आगे हैं, उन्होंने पार्थेनोकार्पी को ऐसे अडॉप्ट कर लिया है ताकि उनके वाटरमेलन में एक भी सीड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पार्थेनोकार्पी से हम लोग हमारा बेनिफिशियल चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी एग्जाम्पल नेचुरली जो होता है उसमें आप टमेटोज याद रखो। अब हम लोग जो करते हैं, वीरेंद्र, हाउ इज इट पॉसिबल मैम? इट इज पॉसिबल बेटा। क्या होता है ना, देखो देखो, सीड्स कब बनते हैं बेटा, हाउ सीड्स आर सीन इन अ फ्रूट, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो तभी तो वो फ्रूट बनेगा। तो फ्रूट के अंदर जो होता है ना, वो सीड बनता है, वोवरी फ्रूट बनता है, ओके, वोव्यूल सीड बनता है ना। अब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स देयर, है ना। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन्स, बाय इंड्यूसिंग लॉट ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ज्यादा से ज्यादा हमने ऑक्सिन हार्मोन दिया तो होता है बेटा, हम लोग फर्टिलाइजेशन कराए बिना ही हमको फ्रूट्स मिलता है। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, ये होता है प्लांट्स में। मैं अब बताऊं एनिमल्स में, हम लोग जो चिकन खाते हैं ना, चिकन, तो यूजुअली आप देखते हो बेटा, इफ यू हैव सीन दैट नाटी चिकन, मतलब जो वाइल्ड चिकन होता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, मतलब एक चिक से चिकन बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एंड वो नेचुरली जब अंडे देती है चिकन, तो उसका साइकिल बहुत अलग होता है। बट हम क्या करते हैं, आप चले जाओ फार्म्स में, पोल्ट्री फार्म में आप जाके देखो, उनको ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़े बड़े दिखे, और जो भी चिकन वेंडर्स हैं वो उनको आके लेके जाएं, और वो फार्म में जो है ज्यादा से ज्यादा अंडे ले करें। ठीक है, अब मैं बताऊं, इन ग्रोथ से बड़े किए गए हुए पोल्ट्री के चिकन को आप अगर खाओगे तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम क्या होगा,
स्पेशली इन लेडीज में बताती हूँ, हार्मोन इम्बैलेंस होता है, पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको कहते हैं। तो इससे क्या होगा, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं बेटा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बॉडी की जो कंडीशन होती है ना, मैं अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू में कहूँ तो कुछ पार्ट हमारा ठंडा होना चाहिए, कुछ पार्ट गर्म होना चाहिए। साइड इफेक्ट्स नहीं होगा क्या मैम? होगा, वही तो बता रही हूँ ना वीरेंद्रा, होगा, बिल्कुल होगा। हम लोगों को पता है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी पता है, जो हमारे इंडिया में जो भी मतलब होते हैं ना, एफएसएसआई, सबको पता है, सबको पता है, फिर भी अलो कर रहे हैं लोग, पोल्ट्री में यूज कर रहे हैं और हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिर्फ बेटा पोल्ट्री में नहीं है, दूध, जो हम लोग गाय से दूध पीते हैं ना, बेचारे उनके साथ कितना बैड ट्रीटमेंट होता है। एंड उनको भी इंजेक्शंस देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। पहले के जमाने में क्या होता था बेटा, जो आप देखोगे ना, आपके दादा के टाइम पे, दादी के टाइम पे, हम लोगों ने पालते थे, उस टाइम पे हम लोगों ने गाय बकरे पालते थे। तो वो क्या था, एक फैमिली जैसा बन गया था। हम लोग क्या करते थे, जो गाय आता था, फिर उसका जो बच्चा आता था ना, बछड़ा जिसको हम कहते हैं, उसको पहले प्रिफर करते थे कि हाँ भाई उसके बच्चे को दूध मिले, उसके बाद हम अपना थोड़ा बहुत हिस्सा लेते थे। अब क्या हो रहा है, अब सारे गायों को बांध दिया। अब देखो बेटा, यू गो एंड सर्च इन द गूगल, डेयरी फार्म्स में क्या होता है, पोल्ट्री फार्म्स में क्या होता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको बहुत ज्यादा हार्मोनल क्या कहते हैं वो इंजेक्शंस देते हैं, उनको मेंटली अब्यूज करते हैं। जब हम वो मेंटली अब्यूज का एनिमल प्रोडक्ट जब हम कंज्यूम करते हैं, तो वो इम्पैक्ट हमारे अंदर भी दिखता है, क्योंकि वो इम्पैक्ट हमारे अंदर भी आता है। इसीलिए ना, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं नॉन वेजिटेरियन थी, अभी मैं टोटली वीगन हो गई हूँ, विच इज वेरी डिफिकल्ट इन माई फैमिली। बट मैं लिटरली प्रिफर करती हूँ वेजिटेरियन फूड, क्योंकि बेटा जब हम एक नॉन वेज को कंज्यूम करते हैं ना, एक चिकन को समझो, जब हम उसको कट करते हैं ना, तो बेटा उस एनिमल को पता होता है कि अभी मैं मरने वाला हूँ। तो उस टाइम पे वो अपने बॉडी में कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। ओके, वो मतलब डर के टॉक्सिन्स, वो डर जाता है, अरे मैं अभी मर जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा, तो डर 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 के वो कुछ ऐसे बैड हार्मोन्स एंड ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करता है। तो वो उस मीट में रहते हैं, वो उस सेल्स में रहते हैं। जब हम उनको कंज्यूम करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। जब हम उस नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी लेथार्जिक बन जाती है। लेथार्जिक मतलब लेजी, डरना, लेजी। ओके, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो आयुर्वेदा कहता है कि आप सात्विक फूड खाओ, सात्विक मतलब वेजिटेबल बेस्ड फूड, ठीक है, जिसमें लिविंग एनर्जी ज्यादा होता है। बेटा डेड फूड कंज्यूम करना इज नॉट गुड। तो लिविंग एनर्जी जिसमें होती है वो प्लांट्स में होती है, फ्रूट्स में होती है, वेजिटेबल्स में होती है, तो वो कंज्यूम करना ज्यादा बेटर होता है। ओके, हमने पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ बेटा, साइड साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। ओके, तो हम लोग एनिमल्स को ही नहीं छोड़ रहे, तो बेटा प्लांट्स का तो क्या ही है ना। प्लांट्स तो बेचारे बेचारे हमेशा बकरे के बली, बली के बकरे बन जाते हैं। चलो, ओके, व्हाट एवर सेइंग, ओके, दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। ओके, ऑक्सिन्स को हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, देखो यहाँ पे 2,4-D is used to kill dicot weeds. It does not affect monocot plants. मतलब ये टारगेट करता है सिर्फ डाइकॉट वीड्स को, मोनोकॉट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, जब आप इस हार्मोन का यूज करते हो तो सिर्फ डाइकॉट को टारगेट करता है, मोनोकॉट को कुछ नहीं करता। ओके, सो इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। वीड मतलब क्या, फॉर दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट इज वीड, बेटा वीड वेस्ट प्लांट्स होते हैं। जैसे आप देखो कोई भी एक फार्म है, ओके, एक फार्म है, एक पैडी फार्म है, तो पैडी फार्म में सारे पैडी के प्लांट्स होना चाहिए। अब बीच बीच में आप देखोगे पार्थेनियम आ गया, ओके, लंटाना आ गया, लंटाना प्लांट, ओके, आपको पता है या नहीं मालूम नहीं, बट बहुत सारे जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसको हम कहते हैं वीड, तो उनको हटाना पड़ता है। तो पहले के टाइम पे जो एग्रीकल्चर में करते थे वो क्या करते थे, उनको मैन्युअली हटाते थे, निकाल निकाल के रूट से हटाते थे। तो अब काम इजी होना चाहिए लोगों को, तो अभी आप ये क्या करेंगे, ऑक्सिन्स का हार्मोन स्प्रे कर देते हैं सारे फॉर्म में। अब पैडी मोनोकॉट है, अब जो भी डाइकॉट के वीड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्या रिमेन होगा, मोनोकॉट का पैडी रिमेन होगा। ठीक है, ये देखना है आपको। देन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन द सेल डिविजन। ओके, तो जाइलम के डिफरेंशिएशन को रोकता है एंड इट हेल्प्स इन द डिविजन ऑफ सेल।
ओके, तो ये सारे फंक्शन है बेटा ऑक्सिन के। देन इन हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड्स। द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। इसका क्या मतलब है बेटा? देर आर टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, एक होता है एपिकल बर्ड, एक होता है लैटरल बर्ड। मेरा पेन आज काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, वरना मुझे बहुत ज्यादा आपको लिख के समझाना था। अभी समझ लो बेटा, एक प्लांट होता है, तो यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में देखो, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये एपिकल बर्ड है, मतलब इट इज द टॉप मोस्ट बर्ड। अब ये जो साइड्स में आते हैं ना, ये लैटरल बर्ड्स हैं। तो अब क्या करता है हायर प्लांट्स में, एपिकल बर्ड को इनहिबिट करता है ये हार्मोन, ओके, बाय लैटरल बर्ड्स। ओके, तो इनहिबिट करता है लैटरल बर्ड्स को ताकि एपिकल बर्ड्स ग्रो कर सके। तो लैटरल बर्ड्स को बेटा हम लोग ऑक्सिलरी बर्ड भी कहते हैं। ओके, तो जितने ऑक्सिलरी बर्ड्स कम होंगे उतना एपिकल बर्ड बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इट इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। ओके, तो डोमिनेंट मतलब वो डोमिनेट करता है, कौन? बाय रिमूविंग द लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड के ग्रोथ को रिमूव करके एपिकली ग्रो करने के लिए डोमिनेट करता है, इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, रिमूवल ऑफ शूट टिप्स जिसको हम कहते हैं डीकैपिटेशन, रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। इट इज अप्लाइड इन टी प्लांटेशंस एंड हेज मेकिंग। बेटा आप टी प्लांटेशंस में देखोगे ना, तो तब वहां पे क्या होगा, आपने देखा होगा कोई लेडीज होती हैं जो पीछे बैक में एक बड़ा सा पुट्टी, एक बड़ा सा बास्केट रखते हैं, तो वो क्या करते हैं बेटा, ऐसे जो होता है ना उसके एपिकल बर्ड्स, उसको तोड़ते हैं। तो जैसे वो तोड़ तोड़ के पीछे डालते हैं ना, तो क्या होगा, ज्यादा ग्रोथ होगा, लैटरल बर्ड ज्यादा ग्रोथ होगा, और इससे क्या होगा, हमको ग्रीन टी ज्यादा मिलेगी। ओके, जो भी वो टी का पत्ता होता है ना, वो ज्यादा बनेगा। और हम जो यूज करते हैं ना टी के प्लांट में, वो सिर्फ बड ही है बेटा, मतलब एकदम जो एपिकल का जो बड होता है ना, उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम एपिकल बड को तोड़ते हैं ताकि लैटरली ग्रो हो सके। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। एक में क्या हुआ, लैटरल डिमिनिश हुआ, एपिकल डोमिनेट हुआ। सेकेंड वन में आप लोग शूट टिप को रिमूव कर रहे हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैपिटेशन, ताकि लैटरल बर्ड्स ज्यादा ग्रो हो सके। ये आप कहाँ देखते हो, टी प्लांटेशंस में। बेटा हेज मेकिंग किसको कहते हैं, आपने देखा होगा एक प्लांट है, उसको मतलब ऐसे शेप दे रहे हैं। ओके, शेप देना, ऐसा राउंड शेप देना। आपने कोई गार्डन देखा, तो गार्डन में ऐसे सीधा दिखते हैं सारे प्लांट्स, वो ऐसे सीधा दिखते हैं, या फिर ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर शेप में। तो उसमें क्या होता है बेटा, आप एक पर्टिकुलर शेप दे रहे हो प्लांट को बाई कटिंग द टिप्स। अपने टिप्स को कट कर लिया, कुछ शेप दिया, इसको हम कहते हैं हेज मेकिंग, ठीक है। तो समझ लो ऐसा कुछ आपके गार्डन में कुछ ऐसे शेप्स दे दिया, ऐसे समथिंग शेप्स लाइक दिस, ऐसा शेप। ओके, तो या फिर आप बालकनी में, मतलब जो होता है ना, वो जहाँ पे वो क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन, तो वहां पे ऐसे करके ग्रो कर जाते हैं सारे जो होते हैं। तो दैट इज हेज मेकिंग। ओके, सो कमिंग टू गिबरलिन, आई थिंक आई टुक लॉट ऑफ टाइम। चलो, गिबरलिन, गिबरलिन इज एन अनदर हार्मोन। दीज आर एसिडिक, प्रमोट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये एसिडिक है नेचर में, कौन, गिबरलिन। ओके, तो ये आपको याद रखना है, जो कुरोसावा होते हैं, ओके, सम पर्सन ही ट्रीटेड द स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ गिबरला फ्यूजिकोराई। तो आप मुझे पूछोगे मैम गिबरला फ्यूजिकोराई क्या है, बेटा एक फंगस है। ये गिबेरला फ्यूजिकोराई एक फंगस है। ये जो फंगई है, इसने एक फंगल डिसीज कॉज किया था। ओके, राइस की प्लांट में, राइस प्लांट में इसने फंगल डिसीज कॉज किया। उस डिसीज को हमने कह दिया बकाने डिसीज और फूलिश सीडलिंग। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो, ठीक है। तो क्या हुआ, एक फंगस है गिबेरला फ्यूजिकोराई, इसने डिसीज कॉज किया राइस की वेराइटी में। उस डिसीज को हम कहते हैं बकाने या फिर फूलिश सीडलिंग। ओके, तो इस प्लांट से हमने क्या किया, फिल्ट्रेट को निकाला। ओके, उसके जो भी जो गिबेरला फ्यूजिकोराई के फंगई था, इसमें से हमने क्या किया, कुछ चीजों को आइसोलेट किया। ओके, तो आइसोलेट करने पे हमको एक मिला चीज, उसको हम कहते हैं गिबरलिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एज अ रिजल्ट इट शोड द सिम्टम्स ऑफ बकाने डिसीज, लेटर द एक्टिव सब्सटेंस वर आइडेंटिफाइड एज गिबरलिक एसिड, ठीक है। तो क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, उस फंगई में था गिबरलिक एसिड, वो फंगई ट्रांसफर हुआ
इन द राइस प्लांट, तो राइस प्लांट में वो जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो हमने उसको क्या किया, प्यूरिफाई किया, आइसोलेट किया, थोड़ा उसको रिफाइन किया, डिस्टिलेट किया। तो करने के बाद हमको पता चला हाँ भाई ये जो डिसीज कॉज हो रहा था ये एक सब्सटेंस की वजह से हो रहा था, वो सब्सटेंस है गिबरलिक एसिड। ओके, सो देर आर मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ गिबरलिन्स इन फंगाई एंड हायर प्लांट्स। आप 100 से ज्यादा वेराइटी के गिबरलिन्स देखते हो बेटा, उनकी नेमिंग भी है, जैसे GA1, GA2, GA3, इनकी नेमिंग ऐसे होती है। ठीक है, तो गिबरलिक एसिड, ओके, तो हम लोग गिबरलिक एसिड जो कहते हैं ना, वो यूजुअली कहते हैं GA3 को। प्लीज रिमेंबर, GA3 इज नथिंग बट टर्पीन, उसको हम गिबरलिक एसिड कहते हैं। Okay, so it is one of the first discovered and most intensively studied गिबरलिन। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कौन सा गिबरलिन सबसे ज्यादा स्टडी हुआ? आप बोलोगे गिबरलिक एसिड 3, GA3, या फिर दूसरा नाम है इसका टर्पीन। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि टाइम हो गया, आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी ज्वाइन करना है, मुझे 12th का भी क्लास है। इज दैट ओके? ओके, तो आज मैंने थोड़ा लेट गई, कल थोड़ा जल्दी जाएंगे, कल खत्म हो जाएगा बेटा चैप्टर, नो नीड टू वरी। ठीक है, चलो, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। नो डाउट्स? चलो, JNV बल्लारी, ओके, वीरेंद्र इज फ्रॉम JNV बल्लारी। ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ ಬೇಟಾ, ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್.